बजट में तनख्वाह पर मजीद टैक्स आयद कर दिया जाता है। हम एक ऐसे मुल्क के बाशिंदे हैं कि जहां के नौजवान गवर्नमेंट कॉलेजेस से आवाम के टैक्स के पैसों से MBBS और इंजीनियरिंग करते हैं और फिर मुल्क में मुलाजमत ना मिलने की वजह से बैरून मुल्क जाने पर मजबूर हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि हम नौजवानों जैसा कीमती सरमाया होने के बावजूद उनसे फ़ायदा उठाने और उनके लिए मुलाजमतें पैदा करने में नाकाम क्यों हुए, और सबसे बढ़कर के मुल्क के नौजवानों की मायूसी कैसे ख़त्म हो सकती है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं खाकान नजीब साहब। बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब, आपने वक्त निकाला। खाकान साहब, जाहिर है कि हम नॉर्मली आपके साथ इकोनॉमी डिस्कस करते हैं, लेकिन आज जो है हम थोड़ा सा डिफरेंट एक टॉपिक रख के आए हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये जो रिपोर्ट सामने आई है जिसमें जो बरतानिया ने पाकिस्तानियों के वीज़ाज पिछले 1 साल में रिजेक्ट किए हैं उससे 1 अरब 87 करोड़ रुपए से ज़ायद कमाए हैं, जबकि अगर आप शेंगन वीज़ा के लिए एप्लीकेशंस की बात करें जो रिजेक्शन की हैं उससे 99 करोड़ 86 लाख रुपए कमाए हैं EU ने। तो मुझे बताएं कि एक तरफ तो हम नौजवानों की को स्किल करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ब्रेन ड्रेन बड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसकी वजह क्या है? परवा देखिए, बात तो यूँ है कि हमको हर तरह से ये सोचना है कि जैसे हम इनकम सपोर्ट प्रोग्राम करते हैं। अब जब इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हमने इजरा किया तो ये 20 अरब रुपए पे था, आज वो 400 साढ़े 400 अरब पे चला गया है, अगले साल 550-600 अरब पे चला जाएगा। पर ये रियल रिलीफ नहीं है फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। रियल रिलीफ इज़ अबाउट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पाकिस्तानीज इन पाकिस्तान, और इसकी जो गुफ्तगू है वो बहुत कम होती है पाकिस्तान में। यानी कि आपने कभी भी सुना है कि कोई कह रहा हो कि पाकिस्तान को हम एम्प्लॉयमेंट का गढ़ बनाना चाहते हैं, हम पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ बनाना चाहते हैं हर तरह की। ये गुफ्तगू हम कहीं पीछे छोड़ आए हैं, और इसका एक ही तरीका है कि पाकिस्तानीज़ दुबई की बजाय पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। पाकिस्तानीज़ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की बजाय जो कर सकते हैं वो पाकिस्तान में कारखाने लगाने के लिए इन्वेस्ट करें, वो पाकिस्तानी मैकेनाइज करें पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को, ताकि लोग वहाँ पर भी जाकर काम कर सकें जो पढ़े लिखे वाइट कॉलर जो लोग हैं। और पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो इस वक्त 50 साला हिस्ट्री का सबसे कम तरीन सतह पर चला गया, विच इज 13%। अब आप आज ही मैं देख रहा था कि चाइनीज आए हुए थे डेलीगेशन। आप क्या इमेजिन करें कि चाइना का, यानी कि वो जो कमाते हैं उसका 30 से 35% हर साल इन्वेस्ट करते हैं, तब नौकरियां निकलती हैं, कारखाने बनते हैं। पाकिस्तान में हम 13% इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया बांग्लादेश ऑल 25-30%। सो ये गुफ्तगू ही नहीं हो पा रही कि इट इज अबाउट अपॉर्चुनिटीज। हर कोई बात करते हैं ना। I was just going through, खाकान नजीब साहब, I was just going through a report, तो मुझे बड़ी हैरत हुई ये देख के कि जहाँ पर इंडिया रैंक्स एट फर्स्ट, जब हम यूथ की बात करते हैं एक बहुत बड़ी तादाद है, वहाँ पाकिस्तान रैंक्स 5th इस लिस्ट में। मतलब 59 मिलियन जो आपकी परसेंटेज है, 59 मिलियन का जो नंबर है वो यूथ पे कंसीडर्ड है। ये इतनी मायूसी क्या कोई बता नहीं सके, गाइड नहीं कर सके, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है? साहिबा, एक तो बात यह है कि एक मुश्किल टॉपिक है, पर मैं फिर भी मेंशन कर देता हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान को अपना जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है उसको संभालना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हम हर साल एक नया फैसलाबाद पाकिस्तान में पैदा करते हैं। ये कैसे हो सकता है कि आप 7 मिलियन बच्चे हर साल पैदा करें, उसमें बहुत से बच्चे जो हैं हमारे वो मैल न्यूट्रिशन में रहते हैं। 40% जो बच्चे हैं वो स्टंटेड हैं। अब आप मुझे खुद बताइए कि इस लेवल पे अगर मैल न्यूट्रिशन और स्टंटिंग होगी तो आप इस काबिल ही नहीं है कि वो अपना रोल प्ले कर सकें। फिर तालीम का मयार देखें, इसी से आगे चलिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है। और आगे चलिए, हमारा बेशतर बच्चा, वो मेरे ख्याल है कोई आगा खान ने एक टेस्ट कराया था, वो जो अपनी जमात के मुताबिक जो उसको आना चाहिए उससे कई जमातें पीछे खड़ा हुआ है। सो अगर आप इस सारे का जायज़ा
लें और फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे चले जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हमने शायद 200 के करीब यूनिवर्सिटीज तो खोल दी हैं। बेशतर में उस क्वालिटी की जो प्रोफेसर्स हैं, बेशतर में उस क्वालिटी की रिसर्च जो है वो अवेलेबल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये पूरे जो हैं ये मीडिया से मिसिंग है। पॉपुलेशन ग्रोथ मिसिंग, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिसिंग, तालीम का मयार मिसिंग, ये तो आते ही नहीं है। असल लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है किसी मुल्क की फरवा बड़ी क्लियरली आती है एफिशिएंसी और पैदावारी सलाहियत बेहतर करने से। पैदावारी सलाहियत सिर्फ इससे बेहतर नहीं होती कि मुझे सस्ती बिजली दे दें जो हमारी इंडस्ट्री हर वक्त कर, वो रिसर्च एंड डेवलप करके एफिशिएंसी क्रिएट करने से होती है, वो नई प्रोडक्ट्स बनाने से होती है। आप तो टेक्सटाइल से निकल ही नहीं पा रहे। मैं आपसे एक छोटा सा और भी सवाल करना चाहती हूँ। मुझे बताएं खाका नजीब साहब, जब हम पॉलिसीज बनाते हैं गवर्नमेंट लेवल पे, मैंने पीटीए के दौर में बहुत सारे रोड शोज़ किए, नौजवानों के साथ जब गुफ्तगू करती थी तो वो मायूसी तब भी थी। उस वक्त कहा जा रहा था कि इंटरनेशनल कंपनीज आएंगी तो एम्प्लॉयमेंट में इजाफा हो जाएगा, इसीलिए हम 1 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं। Where do you think कि ये कहाँ स्टैंड करती है? What do you think about it? कि क्या आज हम जो क्रिएटिविटी है या जो नौकरियाँ बनाने का जो एक पाथ है, क्या उसमें बहुत पीछे रह गए हैं? क्या नहीं हो सकता? तो देखिए, बड़ी सादा सी गुफ्तगू इस तरह से है कि पाकिस्तान में 15 लाख से 20 लाख नौजवान जो है वो वर्क फोर्स को नया एंटर करता है। आपको हर साल इतनी नौकरी बनानी है। अगर आप 1% मुल्क में ग्रो करते हैं, 1% ग्रोथ होती है तो 4 लाख नौकरियां निकलती हैं। सो मिनिमम ग्रोथ हमारी 5 से 6% कंसिस्टेंटली हो तो जो ऑलरेडी लोग निकल रहे हैं हर साल वो अब्जॉर्ब होंगे। पाकिस्तान की पिछले 2 साल में क्यूमुलेटिव ग्रोथ 2% है। इसका मतलब है 8 लाख नौकरी भी मुश्किल से बनी है, पर इसी असना में 40 लाख नया यूथ जो है वो एंटर किया है। सो हमें ये गुफ्तगू तो करनी पड़ेगी ना कि आखिर तरीका इनको एम्प्लॉयमेंट देने का, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बट पाकिस्तान को अपने मौके खुद पैदा करने हैं। क्या मुझे बताएं कौन सा मुल्क है? मैं हमेशा कहता हूं कि चले आप इंडिया और चाइना को ले लें, नेबर्स हैं ना, मैं इसलिए हमारे नेबर्स हैं दोनों, मैं इसलिए इनकी गुफ्तगू। क्या चाइना किसी और मुल्क में गया था और उसको कहा था कि आके हमारी तरक्की करो? ऐसा कतई नहीं हुआ था। मैं एक और छोटा सा सवाल आखिर में करना चाहूंगी, वक्त की किल्लत है। खाका नजीब साहब, मुझे आसान लफ्जों में बताइएगा और देखने वालों को भी कि कौन कौन सी चीज़ें करने से हम अपने लेवल की बात करें, वी नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम गवर्नमेंट, हम इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। देखिए, एक तो यह कि अपना माइंडसेट तब्दील करें और माइंडसेट ये करें कि पाकिस्तान में सरकारी नौकरी के अलावा भी नौकरियां हैं, एक बात। दूसरा माइंडसेट, जो जिनके पास पैसे हैं उनको ये तब्दील करना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी को डिसइंसेंटिवाइज करें। ये अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है। आप जूती बनाने की दुकान खोल सकते हैं तो उसी चप्पल को शायद दुनिया भर में बेच के आप क्रिश्चियन डियोर भी बन सकते हैं। पाकिस्तान का जो ब्रांड नेम है वो आपको कैरी करना है। तीसरी बात यह है कि जो हमारा एक्सपोर्टर है उसको ये सोचना है कि हमने उसको बहुत ही, जिसे कहते हैं, खास बच्चे की तरह पाला है आज तक, पर उसको हमने मतलब सस्ते लोन्स भी दिए, बिजली भी सस्ती रखी, पर आज उसको इनोवेट करना पड़ेगा ताकि दुनिया जो प्रोडक्ट्स मांग रही है ना उसमें जाए। एक सनसेट इंडस्ट्रीज जो टेक्सटाइल की हैं से तो दुनिया निकल गई है और हुकूमत को रियलाइज करना पड़ेगा बाशिंदों के लेवल पे कि यार नीड टू पुल आउट ऑफ बीइंग इन ऑपरेशंस और पॉलिसी की बेहतरी के लिए नॉलेज बेस्ड, डोमेन नॉलेज बेस्ड लोगों को लाएं। एक पूरे माइंडसेट की तब्दीली है जिसको हमें लाना है। सही, थैंक यू सो मच खाका नजीब साहब, आपने बड़ी सैरासल गुफ्तगू की इस पे और अपनी राय दी। और नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया। जाते जाते एक बात जो है वो छोटी सी करना ज़रूरी है कि आप ये देखें कि यूरोपियन वीज़ा के लिए और बरतानी वीज़ा के लिए जो रिजेक्शन हुए उसकी अमाउंट इतनी है, 1 अरब एक तरफ से है, 1 अरब से ज़ायद, और 99 करोड़ से ज़ायद एक तरफ है। तो अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका और दीगर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दीगर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कितने पैसे हम अपने मुल्क से भेज चुके हैं। तो खुदारा ये ब्रेन ड्रेन नई चीज़ नहीं है, 70s में भी हो रहा था, 80s में भी हो रहा था, उससे पहले भी नौजवान बाहर जाते थे, मगर मायूसी के साथ बाहर जाना एक अलग चीज़ है। इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी अपने बच्चों को जो है वो चीज़ समझाएं कि ये मुल्क है, इसमें बिजनेस करें, पाकिस्तान का मेड इन पाकिस्तान चीज़ प्रोड्यूस करें, उसे बढ़ाएं। बहरहाल कल फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।